नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोज में भी इनके बारे में डिस्कस किया था। यानी कि जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लॉज आते हैं। जैसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे परमानेंट सॉवरेंटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, इस पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। दूसरा, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसी कड़ी में एक और प्रिंसिपल है जिसका टाइटल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट में CBDR बोला जाता है। तो आज इसी CBDR पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं और वहां से फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इशू। देखिए, ये टॉपिक जो है ये आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो UPSC का, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का हो, या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। इस टॉपिक को ऐसे के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ it can be mentioned as a sustainable way forward to address the climate change issue। देखिए, CBDR की जहाँ तक बात है, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इट इज, जैसा कि मैंने पहले कहा, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। बाकी 7 एनवायरमेंटल लॉ मैंने आपको बता दिए हैं, फिर से बता देता हूँ। जिसमें परमानेंट सॉवरेंटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और लास्ट में ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये इसका उदय कहाँ से हुआ? इसका उदय हुआ, ओरिजिन हुआ 1992 में, when it was adopted by UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग्स होती हैं, और 92 में जो हुई थी उसको अर्थ समिट कहा जाता है, और या फिर रियो समिट भी कहा जाता है, बिकॉज इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। तो अब इस पे डिस्कस करते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, यानी कि CBDR इज बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं इस सेंटेंस को अगर आप देखें। एक तो आपको नज़र आएगा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इट इज द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल द स्टेट्स ऑफ लीग कंट्रीज। इस तरह की डिप्लोमेटिक भाषा में कंट्रीज को स्टेट्स बोला जाता है, तो मैं यहाँ स्टेट्स बोलूँगा, ऑफ ऑल द स्टेट्स टू केटर टू द इशूज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि संसार के सारे कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो चाहे वो डेवलप नेशन हो। क्या जिम्मेदारी है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को अपनाना, उसको अडॉप्ट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट वेयर इकोलॉजी एंड इकोनॉमी बोथ गो टुगेदर। और दूसरा इसका एलिमेंट है, द अदर इज द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है CBDR में।
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अनेबल्स द स्टेट्स टू एक्ट फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज पर देयर नेशनल कैपेसिटी एंड एज पर देयर नेशनल प्रायोरिटी। देखिए, हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का अपनी कैपेसिटी अलग अलग है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई साधन संपन्न है, किसी के पास साधन नहीं है। तो कैपेसिटी हर एक कंट्री की अलग अलग है और उनकी प्रायोरिटी भी अलग है। जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, वो डेवलप बनना चाहेंगे अगले कुछ सालों में, तो उनकी प्रायोरिटी अलग है। और बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के या ऐसे गतिविधियां जिसमें ग्रीन हाउसेज गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनकी प्रायोरिटी अलग है। अगर हम कंपेयर करें डेवलप कंट्री से, वो जिस मुकाम पे पहुंचना था वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन इंडिया जैसे देशों को अभी काफ़ी रास्ता पार करना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे या उसके आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि पूरा घर नहीं है रहने को, या और बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो उसके लिए डेवलपिंग नेशंस का एक एजेंडा है, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। तो ये दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, कि यानी कि डेवलप नेशंस की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डेवलपिंग नेशंस की अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल प्रायोरिटी एंड कैपेसिटी। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर है, इसकी रूट कहाँ, इसकी जड़ कहाँ पाई जाती है, उसकी नींव, ये जो बिल्डिंग है सीबीडीआर की, ये कह सकते हैं कि ये किस पे खड़ी है। ये खड़ी है, इस एक कहावत है कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, या ये कहें कि अर्थ इकोसिस्टम बिलोंग टू ईच वन ऑफ अस। यानी कि अर्थ इकोसिस्टम को बचाने का जो जिम्मा है वो सबका है, ये अर्थ सबकी है। मदर नेचर बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, दिस मदर अर्थ belong to all of us, all the countries, all the humanity. So therefore it is the common responsibility of all the humanity residing on this earth to protect the earth ecosystem. तो ये इसका कॉमन नोशन है जिसकी वजह से CBDR डेवलप किया गया। तो therefore the CBDR recognizes historical differences in the contributions of developed and developing nations। दोनों का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा टुवर्ड ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंसेस इन देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कैपेसिटी टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन थे वो ऑलरेडी बहुत कुछ पोल्यूशन उन्होंने फैलाया, और जिसकी वजह से वो डेवलप्ड नेशंस का तमगा उन्होंने हासिल किया और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की। लेकिन डेवलपिंग नेशंस का अभी इस तरह का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो हो रही हैं, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कैपेसिटी जो उनकी टैकल करने की है वो उतनी नहीं है जितनी डेवलप नेशंस की है। तो ये इस तरह का जो हिस्टोरिकल डिफरेंस है दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीडीआर। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय यूएसए, कनाडा एंड रशिया इज 14.9, 14.2 एंड 11.4 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिस्पेक्टिवली। यानी कि प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है वो विश्व में सबसे ज़्यादा ये तीन देशों का है, यूएसए, कनाडा और रशिया। ये 2022 का आंकड़ा है, जबकि इंडिया का इनके कंपैरिजन में मात्र 2 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ये आंकड़ा आता है। तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। जब किस में पीछे हैं, अगर प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस इमिशन का आंकड़ा देखें पर ईयर। तो देयरफॉर द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू अनेबल देम to lift up the standard of living of population and at the same time participate effectively in protecting earth।
क्योंकि उनका जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा का, अगर देखें डेवलप नेशंस का, तो उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि आप जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको आप टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी उन उपायों को अपना सकें जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने में सहायक हों और इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये तो था मेन जो इंट्रोडक्शन में आप क्या कह सकते हैं। अगर ये ऐसे के तौर पे आता है तो अभी तक जो मैंने बताया है वो आपका मेन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैरा में आ जाएगा। और मेन बॉडी में आप डिस्कस करेंगे कि ये सस्टेनेबल वे क्यों है टू टैकल क्लाइमेट चेंज इशू। तो उसके मेरे विचार से 3 मुख्य कारण हैं कि ये सस्टेनेबल वे क्यों है क्लाइमेट चेंज इशू को टैकल करने के लिए। तो पहला जो कारण है वो है इकोनॉमिक। इसमें हम कह सकते हैं कि CBDR फैसिलिटेट द नीड फॉर डेवलप्ड स्टेट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। डेवलप्ड स्टेट्स को ये फोर्स करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, किसको? डेवलपिंग नेशंस को, डेवलपिंग स्टेट्स को, फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। उसको मिटिगेटिंग का मतलब कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को कम करने के लिए वो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग स्टेट्स को प्रोवाइड करेंगे। इट आल्सो अनेबल्स डेवलपिंग स्टेट टू अवॉइड स्टीप कार्बन कट्स। डेवलपिंग स्टेट्स को ये प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप अपना कार्बन को तुरंत रोकिए, यानी कि आप कोयला जलाना बंद कीजिए तुरंत। ठीक है, ग्रेजुअल कट्स कीजिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट सडनली, देयर बाय इनडायरेक्टली हेल्पिंग डेवलपिंग स्टेट टू बिकम डेवलप स्टेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ताकि वो ग्रेजुअल कट अगर करेंगे कार्बन एमिशन में तो धीरे धीरे वो अपना लेवल भी बढ़ा सकते हैं और एट द सेम टाइम आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन भी कंट्रोल हो सकता है। दूसरा रीजन है सस्टेनेबल वे, हम क्यों बोल रहे हैं इसको, CBDR को, डेमोक्रेटिक रीजन। इसमें है कि कंट्रीज नीड टू डेवलप देयर ओन INDCs। यहाँ INDCs का मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये भी एक टर्म याद की गई है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो मीटिंग्स होती हैं अंडर UNFCCC के अंतर्गत, उसमें ये टर्म ईजाद की गई है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लिए कि हर कंट्री अपना एक INDC बनाएगा, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जैसे कि इंडिया ने अपनी तरफ से क्या INDC वहाँ डिक्लेयर किया, मैं कुछ का जिक्र कर रहा हूँ, सबका जिक्र नहीं कर रहा, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 मुख्य बातें INDC की क्या है इंडिया के बिहाफ पे। पहली ये कही कि हाफ ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड बी मेट बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2030। यानी कि हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, आधी इलेक्ट्रिसिटी हमारी 2030 तक, जो कि अभी तक कोल बेस्ड है या गैस बेस्ड है, यानी कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, उसको नॉन फॉसिल बेस्ड में कन्वर्ट करेंगे बाई 2030। इस पे हम बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं, इससे पहले ही हमने ये बल्कि अचीव कर लिया है ये टारगेट। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट INDC है जो हमने पेरिस में जो मीटिंग हुई थी COP की 2015 में, उसमें हमने ये वर्ल्ड कम्युनिटी को वादा किया था, क्या? टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। यानी कि 2030 तक हम इतना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एडिशनल हमारे जोग्राफिकल एरिया पे क्रिएट करेंगे कि वो 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे, सिक्विस्टर करे। और एक और हमने इम्पोर्टेंट INDC डिक्लेयर किया है, कंट्री वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर 2070। 2070 तक जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं हम उसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मैंने 3 INDCs बताई हैं, और भी इंडिया की बहुत सारी हैं। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल वे कहा जा सकता है CBDR को,
to tackle carbon climate change issue, because this process is based on democratic principle. हर कंट्री अपना अपना INDC डिक्लेयर कर सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और तीसरा मुख्यतः रीजन है जस्टिस। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं CBDR नॉट ओनली फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन but also emphasizes the developmental needs of developing countries. Developed countries are responsible for highest per capita greenhouse gases emission। जैसे मैंने अभी बताया, उदाहरण दिया लास्ट स्लाइड में USA, रशिया और कनाडा का पर कैपिटा एमिशन उनका बहुत ज़्यादा है। बट ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फेल्ट बाय डेवलपिंग नेशन। जो समुद्री आइलैंड कंट्री हैं, लीस्ट डेवलप आइलैंड कंट्री जैसे मॉरिशस है, मालदीव है, या फिर वेस्ट इंडियंस के जमाइका, बारबाडोस, एंटीगुआ, इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ पे तूफान बहुत आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म्स आर इंक्रीजिंग, देयर लैंड इज बीइंग सबमर्ज्ड बाय सी वाटर। तो उस तरह के डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, जबकि प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है डेवलप नेशंस ने। Therefore, developed nations must share greater responsibility for climate change mitigation। तो जिम्मेवारी ज़्यादा डेवलप नेशन की बनती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन्हीं के द्वारा ज़्यादा क्रिएट की गई है, जो कि पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के आंकड़ों से पता लगती है। तो लास्ट में अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेजर चैलेंजेस क्या हैं, CBDR को लागू करने के लिए चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है अचीविंग कंसेंसस अमंग वेरियस स्टेट्स, या ये कह सकते हैं डिफ़िकल्टी इन नेगोशिएशन। जो डेवलप नेशंस हैं, जो UNFCCC की एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जिन्हें कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसमें जो नेगोशिएशन होती हैं, जो डेवलप नेशन दे आर प्रेस्ड बाय डेवलपिंग नेशंस टू गिव मोर कंसेशन टू डेवलपिंग नेशंस। उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी बेल्ट टाइट कीजिए, आप ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को कट कीजिए, जबकि वो प्रेशराइज करते हैं डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया को कि आप फॉसिल फ्यूल्स को कट कीजिए, तुरंत कट कीजिए। तो ये नेगोशिएशंस काफ़ी बार्गेनिंग जो है ये बहुत टफ हो जाती है, एक टाइट रोप वॉकिंग हो जाती है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। दूसरा इसमें मेजर चैलेंज है कि कोविड-19 के बाद, और दूसरा ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वार, ये दो कारणों की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड एंड एनर्जी सप्लाई एंड फाइटिंग पॉवर्टी। वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, कोविड-19 की वजह से और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो वो तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं ज़्यादातर कंट्रीज। Hence it is hard to expect developing countries to spend more on climate change mitigation and adaptation। तो डेवलपिंग कंट्रीज तो बेचारे अपना ही सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, तो वो कहाँ से पैसा स्पेंड करेंगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन पे। देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेवलप्ड नेशन टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स एंड प्रोवाइड मनी टू सपोर्ट लोअर इनकम कंट्रीज टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो जिम्मेवारी ज़्यादा डेवलप्ड नेशन की बन जाती है। तीसरा जो मेन मेरे हिसाब विचार से मेजर चैलेंज है, वो है कंट्रीज विद हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज हैव मिस्ड आउट फाइनेंस फॉर अडेप्टेशन थ्रू ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए ये मल्टीलेटरल एक ये फंड बनाया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड, डिटेल में अगली स्लाइड में बताऊंगा, उनकी मदद करने के लिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं। लेकिन जिनको जो हाईली वल्नरेबल कंट्री हैं, उनको तो ये क्लाइमेट चेंज की मदद मिल ही नहीं रही है आउट ऑफ दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक स्टडी ने बताया है, स्टडी कंडक्ट की गई है बाय OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसकी स्टडी में ये दावा किया गया है। और वो कंट्री जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? मोस्ट ऑफ देम आर दीज कंट्रीज आर लोकेटेड इन अफ्रीका।
particularly in regions affected by conflict. अब अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है वो तो वहाँ उनको तो ग्रीन क्लाइमेट फंड से मदद ही नहीं मिल रही है। जैसे आप कन्फ्लिक्ट वाले कंट्री ले लीजिए अफ्रीकन कंटिनेंट में आपका इथोपिया है, सोमालिया है, सूडान है, या फिर नाइजीरिया है, माली है, कांगो है। इस तरह की कंट्रीज जहाँ अनरेस्ट रहता है बिकॉज ऑफ वेरियस लोकल प्रॉब्लम, जहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग, या गृह युद्ध की जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उस तरह की कंट्रीज वो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं, जबकि वो दे आर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इशू। चौथा रीजन है, चैलेंज है, मैनी ऑफ दी वल्नरेबल कंट्रीज, जिसमें स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स आ जाते हैं जिनको हम SIDS बोलते हैं। दूसरे उसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आ जाते हैं जिसमें अपन उनको LDC बोलते हैं या फिर और अफ्रीकन स्टेट जिनका जिक्र मैंने किया। ये जितने वल्नरेबल कंट्रीज हैं, चाहे SIDS हों या LDCs हों या अफ्रीकन स्टेट्स हों, दे सफ़र फ्रॉम पुअर गवर्नेंस, वीक इंस्टीट्यूशन एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपेसिटीज इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ कोई प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है, वहाँ माइट इज राइट, ये वहाँ का रूल है। तो गवर्नेंस सिस्टम बहुत पुअर है, इंस्टीट्यूशन चाहे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी बहुत वीक है और फाइनेंशियली दे आर वेरी पुअर, ह्यूमन कैपेसिटीज उनकी बहुत पुअर है, वीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। तो इस तरह की कंट्रीज में ज़्यादातर जो पैसा दिया जाता है वो करप्शन की भेंट भी चढ़ जाता है, करप्शन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो याद किया गया है बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक ये इंटरनेशनल रेप्यूट का एक ये NGO है बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। वो हर साल में या 2 साल में ये CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है। तो जितने कंट्रीज मैंने आपको बताए, चाहे ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हों या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हों, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आपका जैसे इंडिया के साथ वाले ले लीजिए, अफ़गानिस्तान है, आपका नेपाल है, बांग्लादेश है, आपका म्यांमार है, इसके अलावा वो जो इथोपिया, सोमालिया, सूडान, ये सारे कंट्रीज का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये बहुत पुअर है। यानी कि जितना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर कम होगा आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब लेवल ऑफ करप्शन इज़ वेरी हाई। तो ये भी एक इन सब कंट्रीज में एक बड़ी भारी समस्या है। और एक लास्ट चैलेंज मैं समझता हूँ, लॉस एंड डैमेज फंड। अभी जो लास्ट COP28 की मीटिंग हुई थी यूनाइटेड अरब अमारात में, वहाँ ये काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग के बाद लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया अंडर दी विच विल बी मॉनिटर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड की भी फंडा क्लियर नहीं है बहुत सारे देशों को कि लॉस एंड डैमेज में क्या आएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, आपकी एग्रीकल्चर लॉस हो गई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपके यहाँ तूफान आ गया, आपके यहाँ स्ट्रोम आ गया, आपके यहाँ समुद्र का पानी आ गया। तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू असाइन मॉनिटरी वैल्यू। चलो एग्रीकल्चर का भी आप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो गया उसका भी आप आंकड़ा निकाल सकते हैं, बट सपोज बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट, हाउ टू असाइन मॉनिटरी वैल्यू टू बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरह के लॉस को आप कैसे क्वांटिफाई किया जाएगा, दैट इज आल्सो ए बिग इशू अंडर दिस लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। और ये मैं अब थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में, जिसका जिक्र मैंने लास्ट स्लाइड में किया। तो दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल फंड डेडिकेटेड टू हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस।
देखिए सारी कवायद वो यही हो रही है कि हमारा जो तापमान है वर्ल्ड का एवरेज वो 1.5 थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ना बढ़े। 1.5 कहाँ से कंपेयर करते हैं, 1750 में जो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, तो सारी कवायद उस लिमिट के लेकर के हो रही है। लेकिन ये लिमिट क्रॉस होती नज़र आ रही है, जैसे कि हालात चल रहे हैं। और ये ग्लोबल क्लाइमेट फंड का जो इशू है, इसमें 2010 में ये एग्री किया गया था टू मोबिलाइज 100 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर बाय 2020 टू एड्रेस प्रेसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 100 बिलियन आपको लाने थे 2020 तक, 100 बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन आपके ये अभी तक इकट्ठे हुए हैं अबाउट 83 बिलियन डॉलर इन 2020 एंड स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द यूएस 100 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये भी एक डेवलप कंट्रीज के द्वारा ये टारगेट पूरा नहीं किया गया हुआ। तो इनको कहा जाता है एनेक्स 2 कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसमें ग्लोबल क्लाइमेट फंड में 26 हैं ये। तो उसमें से केवल 7 कंट्रीज हैं, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक दिया है। और यूएसए जैसे कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइडिंग मेयरली 5% ऑफ इट्स शेयर। जो पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो तो सारे इससे क्लाइमेट चेंज टॉक से बाहर हो गए थे, क्योंकि उनका बड़ा सिंपल कंसेप्ट था कि ये क्लाइमेट चेंज में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है इन सब टॉक्स में, ये वी डोंट बिलीव इन दिस क्लाइमेट चेंज इशू। तो ये सारी एक बड़ी भारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये सीबीडीआर जो है ये लागू करना इतना आसान नहीं है। तो लास्ट में अपन कह सकते हैं, देयर फॉर सीबीडीआर इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, बट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट इंटरनेशनल लेवल। डिफ़िकल्ट बहुत है क्योंकि नेगोशिएशन बहुत टफ हैं, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल। क्या चाहिए? कूल एंड काम अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स कैन पेव द वे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इशू इन ए मीनिंगफुल मैनर। अगर सभी देशों की प्रतिबद्धता हो, गिव एंड टेक का एक मादा हो, कूल एंड काम अप्रोच के साथ बढ़ा जाए, तभी इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे, जो क्लाइमेट चेंज इशू पे थ्रू सीबीडीआर बात आगे बढ़ सकती है। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग दिस सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको ये फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर है, एक सोशल कॉज है, नोबल कॉज है, टोटली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, नमस्कार।